आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर वोट ऑफ थैंक्स के दौरान कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पर जमकर हमला बोला। नामदार कामदार महामिलावट वाला महागठबंधन 55 साल बनाम 55 महीने जैसे लकब से पीएम ने कांग्रेस को नवाजा और वजीर आजम ने कॉमनवेल्थ गेम 2G घोटाला और दिफाई सौदों में बदउनवानी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बदउनवानी को खत्म करके ही हम दम लेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या इंतखाबात से कबल पार्लियामेंट से पीएम का ये खिताब बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगा, और हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जुबानी जंग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और इसमें लग ऐसा रहा है कि तमाम मर्यादाओं को भी लांघा जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि मुद्दों की लड़ाई ना होकर शख्सियात की लड़ाई ज्यादा बनती जा रही है। लग ऐसा रहा है कि मोदी वर्सेस राहुल होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी जहां सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो वहीं हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी पर सीधे तौर पर वार करते हैं। और ऐसे में जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जाता है वो भी देखने वाली बात है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा इंतखाबात से पहले हम इसी तरह की जुबानी जंग जो है वो लगातार देखेंगे? क्या तमाम मर्यादाओं को लांघा जाएगा? राफेल डील को अगर हम देखें तो लगातार इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है और बीजेपी भी लगातार इसको लेकर जवाब दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं और एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर वोट ऑफ थैंक्स का जवाब देते हुए अपोजिशन पर करारा हमला बोला। मुल्क के सामने अपनी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पीएम ने कांग्रेस के 55 साल से अपनी सरकार के 55 महीनों का मवाजना भी किया। कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा कि ये घमंड का नतीजा है जो कांग्रेस 400 से 40 पर पहुंच गई और हम 2 से इख्तिदार में पहुंच गए। राफेल मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि एयरफोर्स मजबूत हो। कांग्रेस किस कंपनी के लिए राफेल रद्द कराने पर तुली है? अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो मैं भी बता दूं। 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने, 4.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाए। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहाँ आया। पीएम मोदी ने आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी रैली की। इस रैली में भी पीएम ने अपोजिशन पर जमकर हमला किया। रायगढ़ में कांग्रेस और राहुल गांधी उनके निशाने पर रहे। पीएम मोदी ने कहा कि धोखाधड़ी और ठगी कांग्रेस की नस नस में है। नामदार के परिवार के करीब करीब हर रुकन के खिलाफ घोटाले का मामला है। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है। जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो। ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया। ये महामिलावट देखने वालों को देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी
ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। उधर जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में जल्द बदलाव होगा। शारदा चिटफंड घोटाले का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आवाम को लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। मोदी ने ममता बनर्जी के धरने का भी जिक्र किया और कहा कि ममता बनर्जी को दिल्ली जाने की जल्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो नरेंद्र मोदी ने 100 मिनट की तकरीर दी, तो उससे पहले अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो तकरीबन 34 मिनट की उन्होंने तकरीर दी। दोनों ने एक दूसरे पर जिस तरह से जुबानी हमला किया है, लग ऐसा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आएंगे, ये जुबानी जंग इसी तरह से और आगे बढ़ने वाली है। और 55 साल और 55 महीने का जिस तरह से मवाजना किया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राकेश कपूर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसी के साथ ही राजकुमार भाटी साहब, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी। संजीव पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और इसी के साथ निगहत अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। निगहत, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से वजीर आजम ने एक तरह से कह सकते हैं कि जुबानी जंग की शुरुआत की है, अटैक किया है, चाहे हम बात करें रायपुर में, जलपाईगुड़ी में या फिर पार्लियामेंट में, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक जिस ओहदे पर वो बैठे हुए हैं उसका एक तरह से लिहाज करते हुए जिस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें वो बात आनी चाहिए जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं? आप बात कर रही है जुबान की, तो अगर मैं बात करूं जुबान की, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ गलत बोला ही नहीं। उन्होंने जो भी बोला है वो तो सच है, किसी ना किसी दिन तो सामने आना ही था। रही बात ये गठबंधन, महागठबंधन को जो महामिलावट बोला गया है, ये एक बात है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी हुई है। बस उन्होंने एक चेहरा बन के सबको बोला है। तो बात तो एकदम सच कही है। आपने कहा कि नहीं, थोड़ा लिहाज रखना चाहिए, एकदम लिहाज रखना पड़ेगा। पर जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता के बीच में उतर के जनता की तरफ बात तो करनी पड़ेगी, तभी तो आप लोगों तक, कांग्रेस तक, राहुल गांधी तक, सुषमा देवी तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि महाघोटाले की सरकार जो बोला है कि इस बार, या बोले कि उससे इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने कहा कि इस बार तो महाघोटाले की सरकार आने वाली है, या जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब मायने निकालने तो पड़ेंगे ना। महाघोटाला तो है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इतने स्कैम्स हुए, 2G स्कैम, वो 4 स्कैम, तो ये महाघोटाला तो है ही। प्लस ममता बनर्जी दीदी जब देखे धरना पे बैठ जाती, आम आदमी पार्टी, सभी तो ये घोटाले ही कर रहे हैं। मुझे बताइए इन्होंने अच्छा काम करा कब है? इतने स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स जो स्कैम हुआ था, इतना बड़ा घोटाला, 35,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला की, इन्हें शर्म नहीं आई? तब ये लिहाज नहीं था, आज ये लिहाज की बात कर रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि गलत बोला? एकदम सही बोला है, और हम अपने प्रधानमंत्री के साथ एकदम डट के खड़े हुए। जी संजीव जी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जबान का इस्तेमाल किया है की जगह है वो इस्तेमाल कर सकते थे, आपका इस्तेमाल कर सकते थे? आप उस शख्स से आपकी कितनी भी अदावत हो सकती है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं उसका तो लिहाज किया जाना था। देखिए, राजनीति में भाषाई जो एक गरिमा है उसको बनाए रखना हर राजनीतिक दल के, हर नेताओं की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल, किसी आप एक को आप इसके लिए दोष नहीं दे सकते। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की जबान कहीं ना कहीं फिसलती है। वो सारी गरिमा और जो एक परंपरा रही है अच्छे शब्दों का इस्तेमाल के लिए, वो खत्म होती जा रही है। और इसके लिए आप किसी एक राजनीतिक दल के नेता को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। एक राजनीतिक संस्कृति भाषा को लेकर ऐसी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भाषा को लेकर जो एक गिरावट आई है, वो एक मतलब कि इंडियन पॉलिटिक्स में वो एक नई चीज देखने को मिल रही है। जी राजकुमार भाटी साहब, वजीर आजम ने कहा कि महागठबंधन को उन्होंने महामिलावट बताया है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूपीए से ज्यादा तो एनडीए में फिलहाल पार्टीज मौजूद हैं, और जिनको ये कह रहे हैं कि जिन पार्टीज को पानी पी पी के कोसा जाता था आज वही उनके साथ हैं, तो यही तो सेम हाल बीजेपी का भी है। देखिए, जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे, राजनीति में जो स्तर गिराने का काम जो किया है, राजनीतिक स्तर थोड़ा गिरा, ये बात तो ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जिस राजनीतिक स्तर को जितने निचले स्तर पर वो ले आए हैं, भाषा के स्तर को, वो बहुत चिंताजनक है। विपक्ष के लिए सम्मान अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र का मतलब, जनता ने आपको चुना है, वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाह हो जाएं और विपक्ष को गाली देने लगें। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के 4 साल के कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में विपक्ष के लिए क्या क्या शब्द वो लेके आए हैं? अपवित्र गठबंधन, सांप छछूंदर,
महामिलावट, देशद्रोही, देश विरोधी, अपराधी, घोटालेबाज, ये शब्द हमेशा विपक्ष के लिए प्रयोग करते हैं। ये जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने अपने भाषण में अपनी उपलब्धियां गिनाई, ऐसा लगता है कि देश की समस्या केवल शौचालय है और केवल सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर। गैस के सिलेंडर जो दिए गए, उसकी रिपोर्ट है कि उसमें से 80% रिफिल नहीं हुए, दोबारा नहीं भरे गए। वो इतने महंगे कर दिए कि लोग खरीद नहीं पा रहे गैस। और जहां शौचालयों की जहां तक बात है, शौचालय ज्यादातर कागज पर बने हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति 15 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहा कि मेरे जिले में, यहाँ जो बदायूं में, कि मेरे जिले में जो बने हैं उनकी जांच कराई जाए, वो केवल कागज पर हैं। तो ये, अब आप जब आए थे, आपने कहा था कि मैं पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा, काला धन लेके आऊंगा, काले धन वालों की सूची उजागर करूंगा। यही नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे। कांग्रेस दबा के बैठी है सूची को, वो सूची उजागर होनी चाहिए। आपने 4.5 साल में उजागर क्यों नहीं की? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ते गए? रुपये की कीमत डॉलर के बराबर कर दूंगा, पाकिस्तान के घुटने टिकवा दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज रोजगार का आंकड़ा क्या देते हैं? इतने ट्रक बिके, एक ट्रक पे 2 लोगों को रोजगार मिला, इतने 3 व्हीलर बिके, इतने लोगों को रोजगार मिला। ताज्जुब है, कल को कहेंगे कि इतने मंदिर हैं, उनके सामने लोग भीख मांगते हैं, ये भी हमारी वजह से रोजगार मिला लोगों को। पकोड़े को तो वो बता ही चुके हैं कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है। तो ये लोगों को, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने जब कोई जाए तो अपनी बुद्धि और विवेक को घर रख के जाए। जिसके अंदर बुद्धि और विवेक होगा उसके गले नहीं उतरती इनकी बातें। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम, बहकाने का काम, आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। निगत, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश कपूर साहब, क्या आपको नहीं लग रहा कि 100 मिनट की जो उनकी तकरीर थी, वो वही तमाम बातें बार बार रिपीट की गई? और क्या वाकई में 55 साल और 55 महीनों को क्या वाकई में कंपेयर किया जा सकता है? जाहिर तौर पर कंपेयर करने की कोई तुक भी नहीं है जी, क्योंकि जब कोई नई रेलगाड़ी चलानी पड़ती है तो उसके लिए आप पटरी बिछाएंगे, उसके लिए जमीन सबसे पहले एक्वायर करेंगे, पटरी बिछाएंगे, फिर डिब्बे जोड़ेंगे, इंजन लगाएंगे, गार्ड नियुक्त करेंगे, ड्राइवर नियुक्त करेंगे, तब गाड़ी चलेगी। देखिए, चलती चलाई गाड़ी की स्पीड बढ़ाना कोई कलाकारी नहीं होती है। मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया, 55 साल और 55 महीने का। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब प्रधानमंत्री, वजीर आजम संसद के इजलास में खड़ा होता है तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बात करता है कि मुल्क किन समस्याओं से मुखातिब है, कौन मसले हैं जो हिंदुस्तान को अभी जिनका हल होना चाहिए और जो हिंदुस्तान को आगे लेकर के जा सकते हैं। ऐसे मसलों पर ना कि इंतखाबी तकरीर हो। जाहिर है, संसद जो है वो चुनावी सभा का कोई मंच नहीं हो सकती है। तो उसलिए उस लिहाज से तो मैं ये देखता हूं कि वजीर आजम साहब ने जो है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस गिनाने के अलावा और दूसरा काम नहीं किया, जबकि मुल्क जिन समस्याओं से, जिन मसलों से मुब्तला है, उस तरफ अगर वो गौर फरमाते, कश्मीर की समस्या के बारे में बताते, पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं बताते, चीन से हमारे कैसे ताल्लुकात हैं बताते, अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं बताते, और इन सारी बातों को बताते हुए अपनी सरकार का, अपनी सरकार की सादगी और अपनी सरकार का जो साफपन है वो जनता के सामने, वो संसद के सामने रखते और बताते कि 4.5 साल में उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस तरीके से चुनावी तकरीर में बदल देना, मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की संसद में ऐसा होता नहीं है। ऐसा मैंने 20-25 साल से संसद कवर करता हूं, मैंने ऐसा देखा नहीं है। लेकिन एक सवाल यह है कि देखिए, अब ये चुनावी बाजी लग चुकी है, नहले पर दहला आने लगा है। कल नहला मारा नरेंद्र मोदी ने, आज दहला मार दिया राहुल गांधी ने राफेल का मसला उठाकर। तो जो बात जहां थी वो वहां की वहीं आ गई। अब हमें ये देखना होगा कि इन जुमलेबाजी में, इस जो तकरीर की जो तकरार हो रही है, इसके अंदर हिंदुस्तान का जो वोटर है वो कहां खड़ा है जी। यही सबसे बड़ी बात है। संजीव पांडे जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो आवाम के मुद्दे हैं जिनको वाकई में उठाया जाना चाहिए था, जिन पर जवाबदेही मांगी जानी थी हुकूमत से, उसके बजाय ये 2 लोगों की लड़ाई, ये महागठबंधन या महाघपलेबाज गठबंधन, इस तरह के जुमलों की लड़ाई ज्यादा बनती जा रही है और कहीं ना कहीं जो आवाम के मुद्दे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक किसान का जो मसले पे बात करी थी जी, वो बहुत कंक्रीट बात नहीं थी। उन्होंने कहा कितनी योजनाएं हमने शुरू करी किसानों को लेकर, लेकिन 5 सालों में किसानों की आत्महत्या और किसानों के ऋण माफी को लेकर, और चाहे किसानों को फसल बीमा योजना को लेकर जो भी योजनाएं थी वो जमीन पर उतरती हुई नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि 27 लाख ऑटो बिके हैं, लेकिन एक समस्या ये है कि 27 लाख ऑटो अगर बिके और 27 लाख लोगों को रोजगार मिला, तो आप ये देखिए कि 5 करोड़ लोग अभी भी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और उनको वो नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं। तो कहीं अब तीसरी बात आती है कि महामिलावट या महागठबंधन की जब बात आती है, तो आप ये मान के चलिए कि वाजपेयी जी भी महागठबंधन की सरकार चला रहे थे जी, और उस समय वही ममता बनर्जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्य टारगेट में है, ममता बनर्जी टारगेट में थी, हमारे हिसाब से बीजू जनता दल वाले भी उस सरकार में थे। तो मैं नहीं, और कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए चुनावों के बाद कि कोई पार्लियामेंट की जो स्थिति बनती दिख रही है, किसी को मेजोरिटी बनती नहीं दिख रही है, तो प्रधानमंत्री जी को भाषा की गरिमा तो ये मेंटेन करके रखना चाहिए। कल को इन्हीं के पास ही ना इनको जाना पड़े कि भाई हमारे साथ हमारे गठबंधन में शामिल हुई है और हमें सरकार बनाने में सहयोग कीजिए। तो कम से कम भाषाई मर्यादा और अगर शब्दों का रखेंगे तो कल को ये बात करने में सहूलियत होगी कि, और कोलिशन की पॉलिटिक्स 1990 के बाद भारत की मतलब कि पॉलिटिकल जो एक वो है उसमें एक सच्चाई है। ठीक है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग हम देखें कि हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं वो एक जो नेशनल 2 पार्टीज की, जो उनको कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 पार्टीज जो माना जाता है खासतौर पर, लगभग तमाम पार्टीज एक दूसरे के साथ जा चुकी हैं। 1-2 पार्टीज को छोड़कर लालू यादव की पार्टी को मान सकते हैं, 1-2 पार्टीज और हैं। तो ऐसे में दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है, और ऐसे में ये कहना कि ये महागठबंधन महापापी गठबंधन है या महाघपलेबाज है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल क्या वाकई में शोभा देता है? वो भी अगर वजीर आजम इस्तेमाल करें। मैं जरा यहाँ इंटरवीन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जो जनसंघ या बीजेपी का जो आज का जो रुतबा है, ये सिर्फ उसी महामिलावट का ही नतीजा है। 40 पार्टियां उनके साथ हैं जी, और कुछ नहीं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। बीजेपी की हैसियत जो है वो 1990-89 के चुनाव में तो सबसे पहले ये 67-60-62 सीटें जीत करके आए। उससे पहले इनकी हैसियत क्या थी? ये दूसरे के कंधे पर चढ़ करके तो बंदूक चलाते थे शुरू से। आप उठा लें 52 से क्या हैसियत थी इनकी। 52 में 3 MP इनके जीत के आए थे। 3 MP जो है वो करपात्री जी महाराज की राम राज्य परिषद थी, उसके जीत करके आए थे। उसके बाद सन 67 में इनके 32 MP आए, और वो किस वजह से आए थे ये सब पता है। और उसके बाद इन्होंने सन 67 में जो 9 राज्यों में SVD गवर्नमेंट के संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी तक शामिल थी जी। तो ये 2 और हरियाणा में ये कैसे बढ़े बंसीलाल को लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की जगह या अपोजिशन जमातें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी से एक तरह की दुश्मनी, आपस में आपसे दुश्मनी हो रही है। अपोजिशन वही कहना है, लेकिन जिस तरह का माहौल खासतौर पर जो अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल में जो हमने होता देखा, वो लगा ऐसा ही जैसे कि एक दुश्मनी जो है वो बाकायदा तौर पर निभाई जा रही है। जो एक रस्मी अपोजिशन की तरह जो एक रस्म निभाई जानी चाहिए वो भी नहीं निभाई जा रही है, और ना ही जो हुकूमत में होती है पार्टी उसको जो निभाना चाहिए वो भी नहीं निभाया जा रहा है। एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। अरशद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद आजमी साहब कांग्रेस के लीडर हैं। अरशद साहब बहुत बहुत सवाल है आपका जी सलाम में। मुझे बताइए अरशद साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को एक जबान जो है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए? हमेशा लगातार वो बीजेपी पर जबान को लेकर हमलावर होते रहे, और अगर वो भी अगर इसी तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे तो उनमें और बीजेपी में फिर फर्क क्या रह जाएगा? फिर वो किस तरह से उनको लेकर सवाल उठाएंगे? हमेशा जबान के एतबार से कभी भी बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है कि इन्होंने जिस तरह से सोनिया गांधी जी के बारे में, जिस तरह से पूरे परिवार के बारे में जो आप शब्द यूज किए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जो आप शब्द यूज किए हैं, उसका अगर मुकाबला आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको 100% मार्क्स मिलेगा। क्योंकि इन्होंने चूंकि अब वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, और कल की जो भाषण हुए हैं इनकी, जो इन्होंने बातें की हैं, वो उसमें जो फ्लेवर योजनाएं हैं इनकी, उस पर जिक्र कभी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने जनधन योजना के तहत 5,000 रुपए स्ट्रीट वेंडर्स को देने का वादा किया था, वो नहीं दे पाए। योजना उज्ज्वल योजना अगर आई
तो उसके तहत जो है उसकी नाकाम रही, उसमें 80% रिफिलिंग के लिए नहीं आया। तो इनकी नाकामयाबी कहां तक गिनाई जाएगी? सवाल ये उठता है कि अब ये रिजर्व बैंक से पैसा मांग रहे हैं। अरशद साहब, आप लोगों के पास तो बहुत, जिस तरह से आप पूरी लिस्ट गिना रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे इस तरह के मसले हैं, बहुत सारे मौजू हैं जिनको लेकर आप सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन फिर जाती हमले क्यों किए जा रहे हैं? चौकीदार चोर है जैसी बातें करना, या फिर है की जगह है का इस्तेमाल करना, डरा हुआ है, इस तरह के अगर आप इस्तेमाल करेंगे चीजें, वो भी आपकी पार्टी के सदर, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जबान इस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए? आप बेहतर जबान इस्तेमाल करके भी अपनी बातों को रख सकते हैं। नहीं, आप देखिए, ये बहुत छोटी बात होगी। सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा गया था? तो आपका मुकाबला, तो आप क्या उनके पैरेलल खड़ा होना चाहते हैं? नहीं, आप ये बताइए, अगर राफेल के सिलसिले से बात की जा रही है और राफेल को सेलेक्ट कमेटी में लाने की बात की गई थी, और राफेल के 3 गुना भाव इन्होंने जो लगाए उस पर अगर एतराज किया गया, तो अब इनकी चोरियां सामने दिखाई दे रही हैं, तो वो उसमें कोई अपशब्द नहीं कह सकते हैं उसको। वो अपने आप बड़ा सवाल है। और इल्जाम लगाने के दौरान आप जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों चीजों में फर्क है। आप इल्जाम लगाइए, आप सवाल पूछिए, यह अपोजिशन का हक है, लेकिन चौकीदार चोर है या फिर डर गया है, इस तरह से अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह गलत बात है। आप देखिए, फिर उनकी तरफ से भी जवाब आया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो जवाब आपको भी मिलेगा। अगर आप एक बेहतर जबान का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें और आप में जो फर्क है वो बना रहेगा। कौन कोतवाल है, जनता अच्छी तरह समझ रही है। इन्होंने सिर्फ धोखे के अलावा, सिर्फ छलावे के अलावा देश में और कुछ नहीं किया। 21 लोगों को देश से पैसे लेकर भगा दिए। इन्होंने पैसे लेके भगाए नहीं थे, भगाए तो आप लोगों ने थे। देश में जब घोटाले हो रहे थे, जब वो लोग देश को लूट रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्यों नहीं बोले? इतने स्कैम्स हो गए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को चोर बुला रहे हैं, आपको तब नहीं दिख रहे अपशब्द, आपको अपशब्द अब दिख रहे जब लोकसभा में उन्होंने बात करी। क्या बात करी? बात तो सच्चाई कड़वी आपको लग रही है, चुप इसीलिए रही है क्योंकि बात सच है, तब आपको चुभेगी बात। तो उसमें तो किसी की गलती नहीं, गलती तो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। इतने स्कैम आप लोगों ने करे क्योंकि जो सुनने पड़े आप लोगों को। आप मुझे बताओ, आई बेट माई लाइफ आपको पता नहीं होगा कि जब मोदी जी ने चार्ज लिया था 2014 में, तो जनता जो टैक्स पेयर्स थे वो 3.5 करोड़ थे। आज क्या है? आई बेट माई लाइफ आपको पता नहीं होगा 6.5 करोड़। इसका क्या मतलब है? टैक्स पेयर बढ़े हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मतलब डेवलपमेंट हुई। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं चोर, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को चोर बोल रहे हैं। पहले आप देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आप देखिए सोनिया गांधी क्या कर रही है। वो ट्विटर पे जाके ट्वीट करते हैं कि हम एक सेकेंड, अरे बात तो सुन लीजिए, 2 मिनट बस, जस्ट अलाउ मी टू स्पीक फॉर 10 सेकेंड्स, अलाउ मी टू स्पीक फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स। कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ममता बनर्जी के अगेंस्ट वहां पे 2014 8 मई को कि अरे इन्होंने तो देश को लूट लिया, अरे हम तो इनके अगेंस्ट है, जाके उनके साथ थे, उनका साथ दे रहे हैं। तब आप ममता के साथ थे, तब हम ममता के साथ थे। सही बात है, हमने तो कोई घोटाले करे नहीं, घोटाले करते तो आप हम पे उंगली उठाते। जब तक घोटाले आप लोगों को ये 5 साल में आप 55 साल के काम गिनवाते हैं, मैं बताऊं आप लोगों ने सिर्फ घोटाले किए। 5 सालों में आपको एक घोटाला नहीं लगा, इसलिए आप लोगों को आग लग रही है। आप पलट रहे हो पन्ने के मुझे 55 साल में अगर कुछ नहीं हुआ है तो जितने भी IITs बने हैं, जितने IIMs बने हैं, जहां आज हम जहां बैठे हुए हैं, या आपने जहां से तालीम हासिल की है, मैंने जहां से तालीम हासिल की है, या और जितने मेरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जहां से तालीम हासिल की है, फिर वो कहां से हासिल हुआ है? अगर 55 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ तो जितने बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहां से तालीम हासिल की है? आपको बता दूं, शिक्षा पर उन्होंने जॉब कहां से हासिल की, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? वही तो बता रही हूँ, जो इन्होंने 55 साल में किया वो हमने 5 सालों में किया। जो शिक्षा पर खर्च होता था यूपीए सरकार के अंदर, वो था ₹65,000। देखिए बहस, नहीं निकल, देखिए बजट का कितने प्रतिशत होता था ये बताइए, आप फिगर मत बताइए। प्रैक्टिकल बातें हो, देखिए लफाजी से बहस नहीं होती है, लफाजी से बहस नहीं होती है। 55 और कभी भी 55 साल और 55 महीने कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जिस तरह से जॉब का दावा किया गया था, जो बातें कही गई थी, हर
हर साल जितनी जॉब्स का वादा किया गया था, आज आप देखें जो जॉब्स के जो आंकड़े सामने आते हैं वो शर्मनाक हैं, वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 100 मिनट की अपनी तकरीर की। उससे पहले राहुल गांधी ने जब माइनॉरिटी विंग का जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें उन्होंने 34 मिनट की तकरीर की और जुबानी जंग सीधे तौर पर नजर आई देखने को, और एक तरह का जो लिहाज जिसको बोलते हैं वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और लग ये रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें और बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, और अब प्रियंका जब से सियासत में आई है बाज़ाब्ता तौर पर, तो उनको लेकर तो हद ही शायद खत्म कर दी गई है। एक औरत को लेकर जो एक इज्जत करनी चाहिए, आप लीडर आप छोड़ दें, वो भी शायद खत्म कर दी गई है, वो लिहाज भी छोड़ दिया गया है। राजकुमार भाटी साहब, मैं शायद यहां पर उन अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती जो ट्विटर पर प्रियंका गांधी को लेकर किया गया है। किस तरह से किन चीजों को लेकर एक तरह से कंपैरिजन किया गया वो बेहद शर्मनाक है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से सामने आकर या फिर और पार्टीज के लीडर्स को सामने आकर इसको लेकर बात कहनी चाहिए थी कि एक सर्टेन दायरा होता है, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो जबान का और बात कहने की एक मर्यादा होती है। नहीं, मैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना पक्षपात के ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ना तो श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा बोलनी चाहिए, वो भी गर्मामयी नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी सेल कही जाती है, जो आईटी सेल है इनकी, उसका तो काम ही ये है, वो इतने अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, अफवाहें भी फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, और पता नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके वर्तमान नेताओं तक क्या क्या उल्टी सीधी बात है वो कहते हैं। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री अमित शाह जी, इन्होंने अभी पीछे कोटा में 2-3 महीने पहले एक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग की थी और उसमें बाकायदा भाषण ऑन रिकॉर्ड दिया था जो अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे आईटी सेल के कार्यकर्ता ने झूठी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। तो ये खबर झूठ थी, लेकिन ये चली और इससे हमें फायदा हुआ। ऐसी खबरें चलाते रहना चाहिए, ये अमित शाह जी ने कहा था, जो वहां के सभी अखबारों ने कवर किया। तो ये इनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, और ये गलत है, राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग राजनीति में कुछ बढ़ा है, सभी पार्टियों में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन 90% अकेले भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के अपशब्दों का और चरित्र हनन का कोशिश करते हैं, चरित्र हनन का प्रयास करते हैं, वो बहुत गलत है। बिल्कुल। अब हमने देखा कि अभी ममता बनर्जी को लेकर किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, प्रियंका गांधी को लेकर इस्तेमाल किया गया था। क्या आपको नहीं लगता निखत, आप खुद एक औरत हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह की जबान जो इस्तेमाल की जा रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए? ऐसी कोई जबान पहली बात तो इस्तेमाल ही नहीं हुई जो एक महिला के अगेंस्ट। अगर महिलाओं की बात करें तो हम एक बात करेंगे, और मैं अपनी कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहती हूं कि इनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुष्मिता देव जी, इन्होंने कितना घटिया बयान दिया है कल कि अगर 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हम लोग अपना ट्रिपल तलाक का बिल जो है वो पूर्ण रूप से खारिज कर देंगे। इन्हें शर्म नहीं है। मैं तो ताज्जुब करती हूँ कि वो औरत किस तरह की है। वो कह रही है ट्रिपल तलाक का जो बिल है वो ही खारिज कर देंगे। मैं अगर बीजेपी की बात ना करूं, मैं एक महिला हूं और मैं मुसलमान हूं, मुसलमान महिला के रूप से अगर मैं बात करती हूं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कांग्रेस सरकार से और हर उस इंसान से जो इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि एक यही मोदी सरकार जी की ही पार्टी है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बात करी है। आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, आप कह रही हैं कि आप एक मुसलमान लीडर हैं और आप एक मुसलमान हैं। मेरा सवाल आपसे है, जब आप ट्रिपल तलाक की बात करती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि लिंचिंग में जो मारे जाते हैं आपको उनके घर वालों की बात नहीं करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए? एकदम। अभी मैं बात कर रही हूँ ट्रिपल तलाक की, तो हम हर जगह बात करें। मुझे बताओ कहाँ पे बयान नहीं आया? नहीं, लिंचिंग में जो लोग मारे जाते हैं उनकी बीवियों को, उनकी माओं को, उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? और जो बिना तलाक के औरतें छोड़ दी जाती हैं उनकी बात कौन करेगा? भाजपा कहाँ इन्वॉल्व है? आप लोग नहीं, जो लिंचिंग के सजा याफ्ता है उनको इनके मंत्री माला पहनाते हैं। जो जेल से जमानत पे छूटे तो जयंत सिन्हा जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा माला डालकर उनका स्वागत किया, उनको महिमा मंडन किया उनका। तो कैसे कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती है? उनका बिल्कुल करती है बीजेपी। तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रिपल तलाक की बात की जाती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है संजय जी, आपको नहीं लगता, संजीव जी, के
जिस तरह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर बात की जा रही है, बीजेपी आती है ट्रिपल तलाक बिल हम लेकर आएंगे, जब कांग्रेस कहती है कि हम इख्तियार में आए तो हम बिल को खारिज कर देंगे। लग ऐसा रहा है कि मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ ट्रिपल तलाक के इर्द गिर्द ही हैं। उनके ना तालीम को लेकर ना उनके कोई मसले हैं, ना उनके कारोबार को लेकर कोई मसले हैं, ना नौकरियों को लेकर कोई मसले हैं। ट्रिपल तलाक हटाओ, ट्रिपल तलाक बिल लाओ, बस इसके अलावा और कोई बात ही नहीं करनी है उनको लेकर। ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए काम अगर हो रहा है तो कांग्रेस को क्यों इतना चुभ रहा है? ये मुस्लिम पार्टी होने का बोलते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टी। मुझे बताएं इन्होंने क्या करा महिलाओं के लिए? आज हित में एक चीज हो रही है, देखिए, लेकिन मुसलमानों की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये बहुत अजीब सी बात है। अगर कोई मुसलमानों की बात करने लगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमानों की पार्टी है। इतनी बड़ी बात बोल दी, ये जो मुस्लिम जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित है उनसे सवाल किया जाए, उनसे पूछा जाए, दर्द समझा जाए। मुस्लिम समाज की तरफ से निगत वही मुस्लिम समाज की तरफ से लाखों एतराजात हैं उनको लेकर, उनको भी सुना जाना चाहिए, उनको भी सुना जाना चाहिए। वो सिर्फ मर्दों की तरफ से हैं, औरतों की तरफ से कहाँ है? औरतों को आप ये बताएं, तो बेचारी पीड़ित है, वो तो जारी गुहार लगा रही है। आप ये बताएं कि बिल लाने से पहले कितनी पढ़ी लिखी मुसलमान औरतों को बुलाकर उनसे राय मशवरा किया गया था? आज आप मुझे बताइए कितने केस आ रखे हैं, कितने ट्रिपल तलाक की वजह से? आप सवाल पर सवाल नहीं करिए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। कितनी औरतों से बात की? मुझे बता दीजिए कितने केसेस आ रखे हैं ट्रिपल तलाक के चक्कर में? मैं इस मसले पे इतना करना चाहता हूँ कि ठीक है, ट्रिपल तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अगर लड़ाई भाजपा लड़ रही है, केंद्र सरकार लड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लड़िए। दुनिया के तमाम मुल्कों में मुस्लिम महिलाओं के राइट्स पे बात हुई है। दुनिया के तमाम मुल्कों में जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कई मुल्कों ने बिल लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के टाइम में इसको मुद्दा बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो मोटिव है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है, पहली बात। दूसरा, जहां मॉब लिंचिंग की बात है तो मॉब लिंचिंग को लेकर गवर्नमेंट 100% फेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुआ था उसमें और ये भी देख लें कि कांग्रेस क्या दूध की दूरी है। मध्य प्रदेश में आप देखें कि 3 मुसलमान लड़कों के ऊपर एनएसए लगाया गया है। देखिए, हाँ, ये डेफिनेटली कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, अब जो कांग्रेस और बीजेपी का एक लाइन ये है कि वो कहीं ना कहीं हिंदू तुष्टीकरण पे लगे हुए हैं। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही थी, अब हिंदू तुष्टीकरण की बात हो रही है कि कहीं मेजोरिटी वोट मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। कांग्रेस के ऊपर जिस ढंग से ब्लेम लगा कि ये टोटली माइनॉरिटी अपीजमेंट पे लगी हुई थी, तो जैसे सुष्मिता देव तो कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं का बिल खत्म कर, लेकिन जब मध्य प्रदेश में जहां बात आई है तो वो कमलनाथ की सरकार है। और जो अभी आपने घटना बताई है, जो एनएसए लगाया गया है, तो ये क्लियर कट कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं भी माइनॉरिटीज के रियल लगाना है तो आप दो तरफा करिए ना, आप कार्रवाई। जो रियल आप सिर्फ एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं एनएसए लगाकर? जो माइनॉरिटी के रियल इश्यूज है, चाहे आपने जो बात करी एजुकेशन की बात करी है या उनकी इकोनॉमिक पोजीशन की बात करी है, तो उस पर तो इनफैक्ट राजनीतिक दलों में कोई ईमानदारी अभी तक नहीं दिखी है। वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इवन की रीजनल पार्टियां भी हैं, कहीं ना कहीं वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर कुछ बातें उठाते हैं जिससे कि धार्मिक तनाव दोनों साइड में पैदा हो जाए। लेकिन इन फैक्ट जो गवर्नमेंट के स्तर पे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम होना चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। अरशद साहब, आपके ऊपर भी उसी तरह के इल्जामात हैं जिस तरह से बीजेपी के ऊपर है। मध्य प्रदेश में हमने देखा है किस तरह से एनएसए लगाया गया है। अब बात जब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा होते हैं, माइनॉरिटी तबका इकट्ठा होता है, राहुल गांधी वहां पर आते हैं, आपके तमाम लीडर वहां पर पहुंचते हैं, तो आप बात करते हैं ट्रिपल तलाक की। क्या मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ ट्रिपल तलाक तक ही महदूद रह गए हैं? उनके कोई और मुद्दे नहीं है, उनके कोई और मसाइल नहीं है? तालीम उनका मसला नहीं है, एजुकेशन उनका मसला नहीं है, नौकरियां उनका मसला नहीं है? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये तालीमी और एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारे मसाइल मुसलमानों के हैं जो बहुत बड़े हैं। तलाक का मुद्दा 0.02% भी नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी। आपने नहीं उठाया, आपने तो तब भी नहीं उठाया 55 सालों में, ना आपने शिक्षा का उठाया, ना आपने तलाक का उठाया। आप कर क्या रहे थे? आप कुछ नहीं कर रहे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, बस बोल रहे थे मुस्लिम पार्टी आप किसी की नहीं। अब तो सिर्फ जनता को ढूंढना है कि उन्हें लोटस की सरकार बनानी है या लूटस की बनानी है, जो कांग्रेस आपका नाम है। आप लूटते हो। पहले अंग्रेज थे जो लूट के गए हिंदुस्तान को, अब आधे अंग्रेज आप है। वो पूरे अंग्रेज, अब आधे अंग्रेज आप लोग हो जो लूट रहे हो हमारे भारत को। लूटते ही रहोगे आप लोगों का। मैं बताऊं, जनता है भाई, सब जानती है। ये हार का चेहरा आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। सुष्मिता देव जी ने जो कल आपका बयान दिया ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बयान दे रहे हैं, तो वो मैं सच बताऊं तो मेरे को आपको जवाब ले लेते हैं। निखत जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। अरशद साहब, आप अपना जवाब दीजिए, आपको वक्त दे रही हूं मैं। देखेंगे आप जी, आपको वक्त दे रही हूं, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, इनको अभी यही नहीं पता है कि मुसलमानों में जो तलाक का मुद्दा है वो
2% भी नहीं। जुल्म अगर एक के साथ भी हो तो जुल्म ही कहलाया जाता है। अपना इश्यू बनाना जो कि मुसलमानों के बड़े बड़े मसाइल को छोड़ देना, मैं कहाँ की मतलब ये तो चुनावी। आपने क्या किया अर्शद साहब? आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने भी तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया कि जब हम आएंगे तो खारिज कर देंगे इसको। आप मुझे बताइए कि अगर ये सिर्फ 0.2% था, अगर ये सिर्फ 0.2% था तो आपको तो इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आप देखिए इस बिल के तहत इन्होंने क्या किया है कि अगर कोई मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो उसको 3 साल का, उसमें मैं ये मानती हूँ कि उसमें 1000 कमियां सही। मुझे बताइए माइनॉरिटीज के लिए अगर वो प्रोग्राम रखा गया था तो वहां पर मुसलमानों की तालीम, उनकी नौकरी, उनकी माशी तरक्की को लेकर बात क्यों नहीं की गई? ये क्यों नहीं कहा गया कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो उनकी फलाह बहबूद के लिए हम ये तमाम काम करेंगे? नहीं देखिए, ये ऑलरेडी जब यूपीए 2 में जब माइनॉरिटी के मसले को लेकर बात चली थी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि माइनॉरिटीज को आरक्षण की भी जरूरत है और तभी सरवाइव कर पाएंगे। तो 4.5 आरक्षण लाया गया जो कि इन्हीं के जरिए कोर्ट में इसको जो है बाधित किया गया। तो ये कभी कुछ करने को आगे बढ़ते नहीं है। मुसलमानों की जो बेन मसाइल है उससे बात नहीं करेंगे। इनको मुस्लिम मर्दों से बड़ी नफरत है, उनको बड़ी मुस्लिम औरतों से बड़ी मोहब्बत हो गई। तो ये समझ में नहीं आती बात। मोहब्बत हो गई तो अच्छा ही है ना मेरे भाई। 66% लोग औरतों का घर बर्बाद होता है ट्रिपल तलाक के तहत। आपको पता है, मैं जानती हूँ आपको नंबर्स की तो मालूमात ही नहीं है, तभी तो आप बैठे कांग्रेस में। आप लोग नंबर नहीं खेलते, आप लोग सिर्फ सियासत करते हो और कुछ नहीं करते। ये सियासत कौन कर रहा है आज किसानों के साथ? सही बात है। 55 सालों से आपने क्या करा? आप तो 55 साल का हिसाब 5 सालों में मांग रहे। 5 साल तो आपके पाप धोने में लग गए हमें। पहले तो पाप ही धोले पहले हम आपके, उसके बाद तो कुछ काम कर पाएंगे। ये डिफेंस अच्छा है, ये डिफेंस अच्छा है निकत के पहले आप पाप धोएंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि 5 साल आप पहले उनके पाप धोएंगे, फिर अगले 5 साल अगले 5 साल आपको कुछ और करने में लगेंगे, फिर अगले 5 साल आपको कुछ और करने में लगेंगे। मैं बताती हूँ, इस तरह के आंकड़े तो बहुत एक मिनट का आप समय दीजिए मेरे को बस एक बात। 2013 और 2014 आप भी वही करेंगे जो तमाम बीजेपी के लीडर करते हैं। चुनावी भाषण दिया जाएगा बैठकर। ये सरकार में कितनी थी यूनिवर्सिटी? 723। आज कितनी है? एनडीए की सरकार में 799 है। अगर हम बात करें, आप नाम बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है आपकी सरकार ने, उसका नाम बता दें। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी गिनवा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई है उसका नाम बता दें। यही तो है मामला। बताएं, एक नाम बताएं आप। कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई आईआईटी बनाई हो, आईआईएम बनाया हो, कोई एम्स बनाई हो, उसका नाम बताएं। अरे आप लोग, मैं कह रही हूँ, फर्जी आंकड़े, सब फर्जी आंकड़े रखते हैं। एक साथ मिलके एक इंसान के पीछे पड़ गए, वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री देश को मूर्ख बना रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को उल्लू बना रहे हैं, इसलिए उसके पीछे पड़े हैं। काम होता है जवाब लेना। मुझे बताइए ना, 55 सालों में काम होता है जवाब लेना। ये 55 सालों का हिसाब 5 सालों में मांग रहे हैं। 55 महीने बिल्कुल। जरा मैं आऊं। चलिए जी मैं आपके पास लौटूंगी। और आज हम बात करें जिस तरह से पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक तरह का हमला बोला है, एक कह सकते हैं कि एक आंकड़ों का अटैक किया है और तमाम चीजें पेश की हैं। हालांकि उम्मीद कुछ और की जा रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में लगा ऐसा कि जैसे कि वो एक चुनावी रैली है कोई, उसमें वो तकरीर दे रहे हैं और तमाम वही बातें जो बार बार कही जाती हैं उसी का एक रिपीटेशन सा नजर आया। और इसको लेकर अब तमाम तरह के हमले जो हैं उन पर अब शुरू हो गए हैं। राफेल की बात की जा रही है और राफेल को लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमलावर हो रही है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। निकत, मुझे बताइए कि अगर राफेल डील इतनी ही साफ शफाफ है तो जेपीसी उस पर क्यों नहीं बना दी जाती है? जिस चीज को लेकर पहले खुद बीजेपी जब वो इख्तिदार में नहीं थी जिन चीजों की मांग करती थी, आज उन्हीं चीजों को लेकर उन्हीं चीजों को नकारती हुई क्यों नजर आ रही है? हर चीज में वक्त लगता है, हर चीज ऐसे हाथ पे जैसे कहते हैं ना, हथेली पे सरसों तो उगती नहीं। हर चीज में वक्त लगता है। कितना वक्त? इसमें भी आएगा कितना? अब तो आपकी हुकूमत का वक्त ही खत्म होने जा रहा है। अरे आप कैसे कह रहे हो? ये वाला टेन्योर तो खत्म हो रहा है ना आपका, ये वाला टेन्योर तो खत्म हो रहा है ना। ये वाला टेन्योर खत्म आएगा, मैंने कहा ना, फिर से आएगी सरकार, फिर से बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को ही फिर प्रधानमंत्री बनना है। तो जब जवाब जनता तो जान, मैंने कहा ये जनता है, ये सब जानती है। बिल्कुल जानती है, या लूटस यही बिल्कुल सारी पार्टीज को भी तो याद रखना चाहिए ये बात।
ये सिर्फ कांग्रेस के लिए तो नहीं है ना, ये ये तो बीजेपी के लिए भी है कि जनता सब जानती है। पर महागठबंधन और महामिलावट का जो राजा है वो तो कांग्रेस ही है ना। क्यों आपके यहाँ तो 41 पार्टीज है, आपके पास तो 41 पार्टीज है, पर उन्होंने तो सबसे ज्यादा राज करने वाली वो मिलावटी नहीं है, वो शुद्ध है। इनकी जो पार्टियां वो शुद्ध है, बाकी मिलावटी है। ये राजनीति का एक गुजरात मॉडल है। बुरा मत माने, हमें पता है कल आप भी उन्हीं के साथ जाके मिलेंगे। बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, जाओ। हम तो कह रहे थे बुरा हम नहीं मान रहे, बुरा तो आप मान जाते हैं अगर कोई मिल जाता है तो। चलो मैं थोड़ा जरा इसको सीरियसली लेता हूँ। देखिए दिक्कत ये है इस मुल्क के साथ कि कांग्रेस हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पार्टी है जिसके नाम पिछली सदी लिखी जा सकती है। पिछली सदी का भारत का इतिहास कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। कांग्रेस और भारत दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। दिक्कत यह है बीजेपी के साथ कि बीजेपी हिंदुस्तान की आजादी के बाद पैदा की हुई पार्टी है और ये पार्टी का जो बुनियाद है वो है नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसमें ये जो हिंदू मुसलमान की बात होती है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि जनसंघ की बुनियाद पड़ी नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध पे, जिसकी वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की सरकार छोड़ी और जनसंघ की स्थापना की। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि नेहरू लियाकत पैक्ट में यह था कि दोनों मुल्कों के रहने वाले अल्पसंख्यक, उनके हकों की पूरी जो है वो हिफाजत की जाए और हिफाजत करनी पड़ेगी दोनों मुल्कों की सरकारों को। इसकी खिलाफत में, इसकी मुखालफत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाई थी जो कांग्रेस के खिलाफ थी। अब कांग्रेस की जहां तक सवाल है तो कांग्रेस को एक तरफ इशारा बना करके, निशाना बना करके बीजेपी सारी पार्टियों को जो है वो बरतरफ कर देती है और ये सोचती है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। और कल जो वजीर आजम ने जो अपनी तकरीर दी उसमें साफ कर दिया कि आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से, अब मरता हूं उसके हाथ में तलवार देखकर। लेकिन कांग्रेस की ये खूबी रही है कि इन आवलों से पांव के घबरा गया था मैं और जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। तो इसलिए ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम मुल्क के मुद्दों पर, मुल्क के मसाइल पर, मुल्क के मसलों पर बात करते हैं तो हमें कश्मीर से लेकर के और असम तक की बात करनी पड़ेगी। सारा पूरा मुल्क जिस तरीके से खोल रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की ही बात ना की जाए, जहां पर आपको ये लग रहा है कि शायद जो नुकसान आपको उत्तर प्रदेश में और दूसरी रियासतों में होना जा रहा है वो आप यहां से पूरा करेंगे और इसीलिए सिर्फ सेंटर में वेस्ट बंगाल ही फिलहाल नजर आ रहा है। उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी सियासत जो है वो फिलहाल नजर आ रही है और एक तरह से ममता वर्सेस मोदी भी होता हुआ नजर आ रहा है। संजीव जी, मुझे बताइए कि हम ये देखते हैं कि जब कभी भी बीजेपी को लेकर, उनकी किसी पॉलिसीज को लेकर या राफेल सौदे को लेकर जब भी बात की जाती है तो बात यहां पर फौरन देश की की जाती है, बात यहां पर फिर एयरफोर्स की जाती है, बात हो रही है सरकार की। लेकिन बात जब देश की कर ली जाती है तो आपको नहीं लगता कि क्या बीजेपी अब देश हो गई है? देखिए, जहां तक कांग्रेस के राष्ट्रवाद पे जो सवाल उठाया जाता है, एयरफोर्स के सवाल मसले पे कि कांग्रेस ने सेना को मजबूत नहीं होना देना चाहती, लेकिन दो चीजें हैं कि कांग्रेस ने देश में 55 साल 70 साल जितने साल में शासन किए तो क्या 71 की लड़ाई हुई थी तो क्या उस समय कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं थी? 65 का भी वार कांग्रेस थी, उस समय सरकार थी। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसका सेना कमजोर हो। अब जहां तक बात है कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है उस पर सीधा जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की मसले जब उठाती है देश बनाम सब किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि एयरफोर्स पे भी जेपीसी बना था, अपोजिशन ने उस समय हंगामा किया था। 2G स्कैम पे और खुद अरुण जेटली का जो एक लेटर है वो सामने भी आया है अभी फिलहाल, जहां पर उन्होंने जेपीसी की मांग की और जेपीसी बनी थी और किस तरह से इसकी पूरी जांच हुई थी और पूरा पार्लियामेंट का सेशन चला गया था। 2G स्कैम में जेपीसी बनाया गया था। 2G की जांच सीबीआई, 2G की जांच सीबीआई कर, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी वाज द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा, ही टोल्ड कैटेगोरिकली, बोले आप ये क्या मांग कर रहे हैं,
एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, मामला अदालत में चला गया, दूसरी तरफ आप जेपीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा सेशन जो इट वाज वॉश्ड आउट। अच्छा, जेपीसी बनाने से इसलिए भी नहीं डरना चाहिए, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य होंगे। क्या दिक्कत है जेपीसी? और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में वहां उनके ज्यादा हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव होंगे जेपीसी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना ज्यादा भागने की जरूरत है। जेपीसी बना दें, देश की जनता के सामने भी अगर घोटाला ही नहीं हुआ तो जेपीसी बनाने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिल्कुल, पहली बात तो ये है। अगर घोटाला है ही नहीं और तो उसमें जेपीसी के सामने अगर वो बुला के सारी फाइलों को देखकर और देश को बता देते हैं, पार्लियामेंट को बता देते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, तो फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। जेपीसी 10 या 12 हफ्ते का समय लेती है। बिल्कुल, अभी एक अखबार की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह से लिखा गया है कि पैरेलल नेगोशिएशन जो है वो पीएमओ की तरफ से भी किया जा रहा था, फ्रांस की गवर्नमेंट से। आज की बेसिक सवाल ये है आश्वा राफेल डील के अंदर कि जो मामला 126 लड़ाकू विमानों का लेने का हो रहा था, वो अचानक चलते चलाते रुक क्यों गया, उसको कैंसिल क्यों कर दिया गया, और 36 जो हमने वो लड़ाकू जहाज वो ले लिए, क्या वजह थी? जी, अभी आई क्यों नहीं। हुआ? आज जो राफेल डील में जो मसला, आज जो खबर आई है उसमें जी। जो डिफेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन किया है, तो बीजेपी ने एक उसमें जवाब दिया है कि डिफेंस सेक्रेटरी का पक्ष तो सामने आया है, डिफेंस मिनिस्टर का पक्ष सामने नहीं आया। डिफेंस मिनिस्टर ने उसको जस्टिफाइड कर दिया था जो पीएमओ दखल दे रहा था। लेकिन एक सवाल ये है कि डिफेंस मिनिस्टर तो पार्टी से हैं जी, कहीं ना कहीं, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो एक आईएएस अफसर हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है हर जगह। तो उनकी आई एम सॉरी टू इंटरवीन, डिफेंस मिनिस्टर में बी द पार्टी पर्सन बट ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। ये समझिए, ये डिफेंस मिनिस्टर जो रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ऐसी कौन सी बात है जो जहां तक मुल्क की या हिंदुस्तान की राष्ट्र सुरक्षा के मसले, एक मिनट पूरी बात, महत्वपूर्ण बात है, वो इनके सामने नहीं है, इनके सामने नहीं है, और आज भी इनको नहीं पता है, इनको सब पता है। लेकिन जो ये अहद करते हैं, जो ये कसम उठाते हैं संविधान की, उससे बंधे रहते हैं कि हुकूमत से बाहर जाने के बावजूद वो राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित मसले जो है वो उनका खुलासा नहीं करेंगे। इसलिए इनको इसलिए जेपीसी जरूरी है कि ये पता लगना चाहिए इस मुल्क को। जो बात संविधान कहता है, अगर वाकई में वो तमाम लीडर्स करें तो फिर शायद बहुत सारे मसले तो इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। यही सवाल आ रहा है ना इसमें जो राफेल में जो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा सिर्फ ये है कि जो डील HAL के पास जानी चाहिए थी, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए था, जो रोजगार इस मुल्क के इंजीनियर्स को और दूसरे लोगों को मिलना चाहिए था, वो उनसे छीन लिया गया। वो छीन लिया गया और 126 की जगह आपने सिर्फ 36 लड़ाकू विमान ला करके ये कह दिया कि बाकी की हम बात बाद में करेंगे। जबकि जो सौदा हो रहा था वो ये हो रहा था कि 126 में से 26 या 18 जो है वो जहाज हम ऐसे बने बनाए खरीदेंगे और बाकी को HAL बनाएगा। तो उससे कितना फायदा होता, उससे मुल्क को कितना फायदा होता, एयरफोर्स को कितना फायदा होता, उससे एयरफोर्स की जो ये बात मजबूती की बात की जाती है, तो 126 तो भाई एयरफोर्स की मजबूती के देखते हुए किए गए थे। और एयरफोर्स ने डिमांड क्या की थी? एयरफोर्स ने 2002 में ये डिमांड की थी कि उन्हें 126 जहाज जो है वो चाहिए, और उसी की जो गुफ्तगू में उसी की सौदे जाहिर सी बात है। और यही तमाम टेक्निकल पॉइंट्स जिनको लेकर लगातार जो है वो सवाल इसमें डरने की क्या बात है? इसमें जेपीसी बना दी जाए जी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इस पर अटकी हुई है कि वो जेपीसी नहीं बनाएगी। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या दाल में क्या कुछ काला है या पूरी दाल काली है? मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सवाल यह है कि राफेल डील पर अंधेरा तो बना ही हुआ है ना, इसको साफ कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? आपको नहीं लगता राजकुमार भाटी साहब की अब जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात जो है करीब आ रहे हैं, मुद्दों की बात ज्यादा होनी चाहिए? नेहरू से लेकर और अब राहुल गांधी तक कटघरे में खड़ा कर बात की जाती है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। बात की जाती है कि किसने वंदे मातरम बोला, नहीं बोला, राष्ट्रवाद की बात की जाती है, कौन कितना बड़ा देशभक्त है। अभी हमने देखा था मोहन भागवत ने मदरसों को लेकर सवाल खड़ा किया था। लगा ऐसा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जो तमाम मुद्दे हैं जिनका सीधे तौर पर सरोकार है आवाम से, वो अब नजर नहीं आएंगे।
नहीं, बिल्कुल मुद्दों की बात की जानी चाहिए जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जन विकास से जुड़े मुद्दे हैं, जनवाद से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है, मैं 2 घटनाओं को जिक्र करना चाहता हूं। अभी कल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो बेटियों की सुरक्षा के लिए उसमें 100 करोड़ रुपए रखे हैं और गौ रक्षा के लिए 500 करोड़ रखे हैं। इससे इनकी वो पता चलता है कि इनकी कहाँ जाके इनकी आस्था है। दूसरे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी में मांग की जानी चाहिए लाइब्रेटरी बने, लाइब्रेरी बने, खेल के मैदान बने, क्लासरूम बने। ये वहाँ मंदिर बना के पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं। तो देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ये साफ है, जनता समझ रही है कि देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो सेकुलर इंस्टीट्यूशन होते हैं। ना वहाँ मस्जिद होनी चाहिए, ना वहाँ मंदिर होना चाहिए, ना चर्च होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बात वहां पर तालीम की होनी चाहिए, किस तरह से और तालीम को बेहतर किया जाए और क्या कुछ वहां पर आगे किया जाए। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अभी फिलहाल सियासत को यही सूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।